Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साउंड, जिसमें हमने पढ़ा हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, हमने देखा साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशंस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। साउंड वैक्यूम में से प्रोपगेट नहीं कर सकता है, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी ये बताने के लिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जिस एक्टिविटी का, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोपगेट भी किया। अब बेटा डे टू डे लाइफ में हम डिफरेंट साउंड सुनते हैं। अब इन साउंड्स को एक दूसरे से अलग करता कौन है, समझ रहे हैं बात। जैसे आप सिंपल सी बात करें, रॉयलिंग ऑफ लॉयन, शेर की दहाड़, या फिर अपन कहते हैं जो मक्खियां हैं इनकी भिन्न भिन्न आहट, ठीक है। अब दोनों साउंड है लेकिन साउंड के अंदर बहुत फर्क है। मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, इनके अंदर भी बहुत फर्क है। तो बड़े डिफरेंट साउंड्स जो हैं तो सभी साउंड है, लेकिन ये अलग अलग क्यों सुनाई देते हैं, इनके अंदर क्या चीजें होती हैं जिनकी वजह से अपन एक साउंड को दूसरे साउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा अपने को कुछ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जिससे पता लगता है कि साउंड, एक साउंड दूसरे साउंड से किस तरीके से अलग हो सकता है। तो वही आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। बट हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि साउंड इज अ वेव। साउंड को हम एक वेव मान के चलते हैं। वेव भी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसके अंदर अपने पास जो मीडियम पार्टिकल है ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो बेटा हमारे पास साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड हम अलग अलग साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साउंड्स के बीच में डिफरेंस करना हो तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड डिफरेंस कर सकते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें, अ साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय, 5-6 चीजें हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब साउंड वेव के अंदर आप एक चीज वेवलेंथ से साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इस साउंड की वेवलेंथ ज्यादा, इस साउंड की वेवलेंथ कम है। इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पिच, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड क्वालिटी। तो ये 6-7 फैक्टर हैं या हम कह सकते हैं साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके ऊपर बेस्ड आप साउंड्स को, डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ये होते हैं। तो बेटा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो साउंड की वेव है उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम साउंड की वेव को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए बेटा एक डायग्राम स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसा कि हमने बात की थी अभी पिछली वीडियो के अंदर कि साउंड जो प्रोपगेट करता है तो वो मीडियम के अंदर प्रोपगेट करता है इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शंस। तो जहां पे कंप्रेशंस होते हैं वहां पे हम कह सकते हैं पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल पास होते हैं, और जहां रेरफैक्शन है वहां पे अपने पास पार्टिकल्स दूर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, जहां पे पार्टिकल पास होते हैं उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर रीजन, और जहां पे पार्टिकल्स दूर होंगे मतलब रेरफैक्शन होगा वो अपने पास होता है लो प्रेशर रीजन। अब बेटे जो हाई प्रेशर, लो प्रेशर रीजन, या फिर हम बात करें कंप्रेशन और रेरफैक्शन की, इनको हम वेव की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटा जो थर्ड डायग्राम बनी हुई है वो शो कर रही है अपने को कि जो कंप्रेशन और रेरफैक्शन इसको हम वेव की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये डायग्राम ऊपर वाली दो आप ना भी ड्रॉ करो, नीचे वाली डायग्राम आपको अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद में हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझेंगे। तो इसमें कह सकते हैं बेटा हमारे पास जो वेव है इसके अंदर इस तरीके से कुछ रीजन ऊपर होते हैं, कुछ रीजन नीचे होते हैं, जैसा आप उधर भी देख सकते हैं। तो जो बेटा इस लाइन से ऊपर के रीजन है जहां पे हमारे पास एक पीक बन रही है, ये रीजन शो करते हैं कंप्रेशन को। जहां पे कंप्रेशन हो, पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा हो, प्रेशर हाई हो, उस रीजन को हम शो करेंगे इन पीक से। और दूसरी तरफ जो रेरफैक्शन है, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है, प्रेशर कम है, उस रीजन को हम डिनोट करते हैं वैली से, जिसको आप ट्रफ भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम ये जो वेव बनाते हैं ये कंप्रेशंस, रेरफैक्शंस, कंप्रेशन रेरफैक्शंस को शो
करती है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा, ये जो बीच वाली लाइन है ये एवरेज पार्टिकल डेंसिटी अपने को शो कर रही है। इससे ऊपर जो ये पीक है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन है वैली, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ये बेटा आप एक तरीके से माउंटेन समझ सकते हो ना, पहाड़ों को आपने देखा हो तो पहाड़ों की जो सबसे ऊपर वाली पीक होती है वो तो अपने पास क्रस्ट होगी, और दो माउंटेन्स के बीच में जो लोअर वैली होती है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो इसमें जो क्रस्ट है, क्रस्ट या पीक जिसको हम कहें अपर पोर्शन ऑफ द कर्व का जो अपर पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंप्रेशन। सिमिलरली जो लोअर पोर्शन है वेव का इसको हम कहते हैं ट्रफ या वैली, लोअर पोर्शन ऑफ अ कर्व एंड इट रिप्रेजेंट्स रेफेक्शंस। तो हमारे पास जो क्रस्ट है ये रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेशंस को, और जो ट्रफ है ये रिप्रेजेंट करते हैं रेफेक्शंस को। और ये इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं हमारे पास वेव प्रोपगेट करती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। अब बात करते हैं हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है वो अपने पास वेव लेंथ। अब मेरा थोड़ा थोड़ा नाम से ही पता लगता है, जो वेव है उसकी लेंथ कितनी है उसको अपन कह सकते हैं वेव लेंथ। डायग्राम में हम कैसे बताएंगे कौन सी वेव लेंथ है? तो बड़े सिंपल से तरीके से कह सकते हैं हमारे पास दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। दो कंसेक्यूटिव, जैसे एक क्रस्ट ये आ गया और इसका नेक्स्ट क्रस्ट ये हो गया, और इन दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, सिमिलरली आप कह सकते हो दो ट्रफ, ये पहला ट्रफ और कंसेक्यूटिव नेक्स्ट ट्रफ जो है इनके बीच का डिस्टेंस है इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो वेव लेंथ। दोनों बराबर ही होते हैं, या तो आप डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, तो डेफिनेशन अपने पास है वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक, ये मैं एक सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं, ये सिंबल हमारे पास वेव लेंथ के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। ग्रीक लेटर है लैम्डा, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, है ना। आप इस लेटर को याद रखेंगे, इसको हम वेव लेंथ के लिए यूज करते हैं, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और इसका नाम क्या है? लैम्डा। ठीक है, आगे अभी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे लैम्डा, फाई, म्यू, ये बहुत सारी चीजें आएंगी, तो अभी से इनको जो है रिमेंबर करना शुरू कर दें। इसके अलावा ऐसा यूनिट की बात करें बेटा, वेव लेंथ है, लेंथ की यूनिट अपने पास मीटर होती है, तो सेम हम कह सकते हैं वेव लेंथ है, इसकी यूनिट भी अपने पास क्या होगी? मीटर होगी। देन डिफाइन कर सकते हैं वेव लेंथ को, ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसकी यूनिट्स जो अपने पास हैं मीटर्स। ठीक, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक अपने पास आता है फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने पहले भी कई बार सुना होगा। फ्रीक्वेंसी बेटा एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है किसी इवेंट, कोई इवेंट हो रही है कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। या फिर अगर आप एक एग्जांपल लो कि अगर आप मान लो ड्रम बजा रहे हो, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम मान लो, जैसे आपने 1 मिनट मान लिया, तो 1 मिनट के अंदर आपने कितनी बार उस ड्रम को हिट किया, वो आपकी ड्रम को बीटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। या फिर अपना हार्ट बीटिंग फ्रीक्वेंसी बात करें 72 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, हार्ट बीट करता है नॉर्मल ह्यूमन हार्ट, है ना। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई इवेंट कितनी बार हो रही है, उस चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चीज क्लियर है। तो यहाँ पे इस वेव के केस में फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर, या आप कह लो 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही है, उस चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं, इसको आप कहते हो फ्रीक्वेंसी। अब बात अगर ऑसिलेशन
वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है बेटा, हमने साउंड के बारे में बात की, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशंस के अंदर एक ऑसिलेशन हम कब कहेंगे कंप्लीट हुई है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये इसकी मान लेते हैं मीन पोजीशन है जहां से ये स्टार्ट हुआ है। अब पार्टिकल बेटा एक बार यहाँ से राइट में जाएगा, ठीक, राइट से फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा और फिर यहां से वापस अपनी मीन पोजीशन में आएगा। मतलब एक बार राइट में गया, फिर पूरा लेफ्ट में गया और फिर वापस यहां पर आ गया। तो ये अपन कहते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है। तो इसको हम वेव की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अगर मैं यहां से मानूं कि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एक बार क्रस्ट आया, एक बार ट्रफ आया और वापस से अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है वन ऑसिलेशन या वन साइकिल जिसको अपन कह सकते हैं। तो जब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, ये दूसरी ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, इस तरीके से तीसरी ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। आपको करना क्या है, एक यूनिट टाइम के अंदर आप एक सेकंड के अंदर चेक कर लो कि कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही है, वही हमारे पास हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप बेटा रिप्रेजेंट करते हुए ग्रीक लेटर न्यू, दिखने में वी के तरीके से है, आप वी लिखते हो, वी को आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो ये अपने पास हो जाता है न्यू। इसका नाम क्या है, न्यू। लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे वेवलेंथ को और न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। डन। इसके बाद अगर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स, तो बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स अपने पास जो है हर्ट्ज, ये नाम आप याद रखेंगे हर्ट्ज, और इसका सिंबल अपने पास है एच जेड। इसका सिंबल अपने पास है एच जेड और यूनिट्स अपने पास हो गई हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं किसी की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज का मतलब अगर एक ऑसिलेशन हो रही हो 1 सेकंड के अंदर तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। 1 सेकंड के अंदर अगर 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। 1 सेकंड के अंदर अगर 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। समझ में आ गया होगा फंडा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू और ऐसा यूनिट हर्ट्ज जिसका सिंबल है एच जेड, और 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, 1 साइकिल या 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। ठीक है, इसके बाद में अपने पास और जैसे इसमें बात करें टाइम पीरियड, हाँ पिच, वो भी देखते हैं क्या क्या हमारे पास और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास साउंड का आता है वो है टाइम पीरियड। अभी बेटा हमने डिफाइन किया ऑसिलेशन, हाँ, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट की तरफ चला जाए, वापस आए, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ चला जाए और वापस आ जाए, तो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। बेटा इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी से आप इसको नोट कर सकते हो। इसके अलावा टाइम है और टाइम के जो यूनिट्स अपने पास ऐसा यूनिट है सेकंड, तो यहाँ पे भी अपने जो टाइम पीरियड के ऐसा यूनिट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेकंड, जिसको आप स्मॉल एस से डिनोट करोगे। सिंपल है। अभी तक हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या क्रस्ट डिनोटेड बाय लैम्डा SI यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, सिंबल न्यू और उसके यूनिट्स हर्ट्ज, सिंबल उसका एच जेड। तीसरा टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, सिंबल टी और उसके यूनिट सेकंड्स। ठीक, अब बेटा इसके अंदर अपने को रिलेशन फाइंड करना होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पे मैं 2 वेव्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उनसे आप इस रिलेशन को बड़ी इजीली समझ सकते हैं। तो चेक करिएगा इसको।
मैं दो वेव्स एक ही साथ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक वेव यहां पे ड्रॉ करते हैं, बेटा यहां से जब यहां पे आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, दो ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, एक और बना लेते हैं और ये 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट होगी ना। यहां से यहां तक एक क्रस्ट आया, ट्रफ आया, वापस फिर क्रस्ट आया, ट्रफ आया, यहाँ पे 2 हो गई और फिर यहां से यहाँ पे 3 ऑसिलेशंस हो गई। नीचे वाले में भी सेम हम एक वेव ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे चेक करें, यहां से यहां तक है, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें अपने पास हुई 7 ऑसिलेशन, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और टाइम पीरियड को डिफाइन किया नंबर टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अब इसको समझेंगे। अब मैं यहां से यहां तक मान लूं कि जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं 1 सेकेंड को, ठीक है, या फिर आप मान लो 1 मिनट को मान लेते हैं, और यहाँ पे अपन ना इसको अभी यहीं तक कर लेते हैं 6 ऑसिलेशंस। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये मैंने जो लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ 1 मिनट, ठीक। अब 1 मिनट में मेरे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी में कह सकता हूँ 3 ऑसिलेशंस पर मिनट। वैसे तो हम पर सेकेंड फाइंड करते हैं, चलो उसको आप 1 सेकेंड ही मान, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में मेरे पास 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी 3 हर्ट्ज, सही। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसको भी मैंने मान लिया 1 मिनट को 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी हुई 6 हर्ट्ज। एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें, इस 1 सेकंड के अंदर 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 कंप्लीट हो रही है, और 3 हो रही है 1 सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे जो 1 ऑसिलेशन है ये कंप्लीट होगी 1/3 सेकेंड्स में, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 ऑसिलेशन है ये कंप्लीट होगी 1/6 सेकेंड्स में, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज देख सकते हैं बेटा, 1/3 ग्रेटर है या 1/6 ग्रेटर है। मैथ्स आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा, अगर अपने पास न्यूमरेटर सेम हो तो जिस केस में हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा जिसका, वो अपने पास वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये टाइम पीरियड ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर अपने पास फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो टाइम पीरियड अपने पास ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, होगा ऐसा। अगर यहीं पे मैं कह दूं 1 सेकंड के अंदर 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी 10 बढ़ गई, लेकिन हर एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 1/10 सेकेंड्स, और छोटा हो जाएगा। आप 1 सेकंड के अंदर 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करवाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 20 हो गई, तो टाइम पीरियड अपने पास और कम हो जाएगा, 1/20 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, इक्वल्स टू 1/, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ। इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू is reciprocal of time period,
वो रेसिप्रोकल का टाइम पीरियड होगी ना। तो ये अपने पास रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही किसी फॉर्म में आ सकता है। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, टाइम पीरियड फाइंड करना हो, ये रिलेशन लगा देंगे। टाइम पीरियड दे रखा हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो ये वाला रिलेशन लगा देंगे। जैसे इसमें बेटा फॉर एग्जांपल एक अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपको अगर दे रखा हो कि हमारे पास किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करो। तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो टाइम पीरियड अपने पास आ जाएगा 1/20 सेकेंड्स। ठीक, सिमिलरली अगर आपको टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे आपको टाइम पीरियड दे दिया अपने पास, टाइम पीरियड आपको दे दिया 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, और आपको कहेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो आप ये वाला रिलेशन लगा पाओगे। फ्रीक्वेंसी 1/0.5 मतलब 2 हर्ट्ज होगा ऐसा, ठीक है। तो ये अपन ने बात की टाइम पीरियड की। फिर बेटा हमारे पास आता है कि जब टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप कहीं मान लो ऑर्केस्ट्रा में हो या कहीं पे आप म्यूजिक सुन रहे हो, है ना, किसी ऑडिटोरियम में गए हो, म्यूजिक चल रहा है, तो वहाँ पे बेटा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं। सितार बज रहा है, तबला बज रहा है, गिटार बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है। बेटा दोनों सेम टाइम पे बज रहे होते हैं, दोनों का साउंड सेम स्पीड से आपके पास आ रहा होता है, आपके कानों तक पहुँचता है, लेकिन फिर भी आपके जो ईयर्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये अलग साउंड है और ये अलग साउंड है। तो बेटा ये साउंड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक पैरामीटर अपने पास आता है पिच। तो चलिए देखते हैं पिच क्या होता है और किस तरीके से उससे हम साउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड है उनको हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से परसेप्शन कर सकता है। इसी क्वालिटी को, इसी चीज को हम कहते हैं पिच। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है साउंड का वो है पिच। इसको हम डिफाइन करेंगे, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। जो साउंड एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपका ब्रेन किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, इस चीज को हम कहते हैं पिच। जैसा कि हमने बात की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो एक साथ बजा रहे हो, दोनों का साउंड आपके पास एक साथ पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके साउंड के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये पियानो का साउंड है, गिटार का साउंड है, तबले का साउंड है ना, ये वायलिन का साउंड है। तो वो हमारे जो ईयर्स है या हमारा ब्रेन उसको किस तरीके से परसेप्शन करता है उस फ्रीक्वेंसी की, उसको हम कह देते हैं पिच। यहाँ पे बेटा याद रखें, अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जिस साउंड की, उसको हम कहते हैं हायर पिच का साउंड। वो अपने पास हायर पिच का साउंड होता है। सिमिलरली जो लो फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं वो उनको हम कहते हैं लोअर पिच के साउंड, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी तो हायर पिच, लो फ्रीक्वेंसी तो लोअर पिच। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है बेटा मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस। मेल और फीमेल वॉइस के अंदर आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर एक मेल और फीमेल खड़े हो, दोनों मतलब सेम लाउडनेस में आपसे अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप आंखें भी बंद हैं तो आप बता सकते हो कि ये मेल का साउंड है, फीमेल का साउंड है। क्यों? क्योंकि उनके जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। इसमें हमारे पास जो मेल का साउंड है ये हमारे पास आता है लो पिच का साउंड, ये लो पिच का, और जो फीमेल वॉइस होती है अपने पास हाई पिच का साउंड होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें गिटार एंड पियानो, इनके बीच में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। गिटार का जो साउंड है लो पिच का साउंड होता है, पियानो का साउंड अपने पास हाई पिच का साउंड होता है। इसके अलावा रोरिंग ऑफ लॉयन, शेर की दहाड़, और मॉस्किटो के भिनभिनाहट, इनमें भी अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो जो रोरिंग ऑफ लॉयन है, शेर की दहाड़, वो लो पिच का साउंड है, और जो मॉस्किटो की भिनभिनाहट है वो हाई पिच का साउंड होता है। क्योंकि जो जब मॉस्किटो बोलता है या फिर जब उसकी भी की आवाज जब आती है तो उस कंडीशन में कह सकते हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, तो मॉस्किटो का जो साउंड है वो हायर पिच का, शेर की दहाड़ जो है वो लो पिच का साउंड है। इसको आप ग्राफ से भी बता सकते हो। अगर मैं ये दो ग्राफ बनाए हुए हैं, अगर ये सेम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा हाई पिच का है, कौन सा लो पिच का है। इसमें अगर अपन बात करें फ्रीक्वेंसी कम है तो ये अपने पास लो पिच का साउंड हुआ, और इसमें अपने पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये मेरे पास हाई पिच का साउंड हुआ, ठीक है।
तो ये डायग्राम्स बेटा आपके बुक के अंदर भी है, यहाँ भी शो हो रही है लो पिच का साउंड और हाई पिच का साउंड, तो इनको आप बना लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। इसके अलावा कह रहा ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड इन डिफरेंट कंडीशंस वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कंडीशन में कहते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आप उनके साउंड को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो। अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उनके जो साउंड है कह सकते हो उसकी पिच भी अलग होगी, और पिच अलग होगी तो आपका ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके डिफरेंशिएट कर सकता है। तो बेटा ये हमने आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, और भी कुछ बच गए हैं लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।